तो क्या हाल चाल भाई लोग, और बताओ तैयारी सही चल रही है, पूरी फ्लो में है, डरना बिल्कुल भी नहीं है ना। तो चलो यार आज इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम में गाइस दो पार्ट है, जैसे आपको पता ही होगा, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में थोड़ा छोटा है, उसको आराम से कर लेंगे। इस लेक्चर के बाद ऐसा कोई भी एक पॉइंट नहीं रहेगा जो लाख रुपए दे के बच्चे कोचिंग में करते हैं कि वो आपको ना कराया जाए। इस लेक्चर में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी इक्विलिब्रियम के बारे में। तो चलो यार पूरी एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही गाइस स्कोरिंग चैप्टर है, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो चलो पूरी स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद करो हमेशा की तरह, पूरी एनर्जी में शुरू करो, ठीक है ना। तो चलो देखो, पहले आज हम थोड़ा इक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे कि डेफिनेशन, मतलब उसको थोड़ा फील करेंगे कि इक्विलिब्रियम में क्या क्या पॉइंट्स है। उसके बाद आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करते जाएंगे पूरा एक्सक्लूसिव वे में, ठीक है ना। बिल्कुल भी डरना ना, आराम से, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत आराम से कंप्लीट कर लेंगे हम, है ना। कम से कम लेक्चर में बहुत ही आराम से कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। गाइस अभी हम बात कर रहे हैं केमिकल्स में इक्विलिब्रियम, है ना। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, फिजिक्स का इक्विलिब्रियम अलग होता है। फिजिक्स में तो फोर्स बराबर होती है ना गाइस, नेट फोर्स 0 होती है, ठीक है ना। लेकिन अब बात हम कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, केमिकल्स में इक्विलिब्रियम जो आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो गाइस देखो, इन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ओ रिएक्शन की ओ स्टेट जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। गाइस देखो, जैसे मान लो आपके पास रिएक्शन है ना, ए से बी बन रहा है, ये मान लो ये रिएक्शन है, ए और बी में इक्विलिब्रियम है। तो गाइस एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसको देख के आप ऐसे वैसे कह नहीं सकते कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। वैसे हम इक्विलिब्रियम को भी इससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रिवर्सिबल को भी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस इक्विलिब्रियम क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस की ओ स्टेट है, ओ टाइम है, जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए। मतलब कि जिस रेट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उसी रेट से प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बनने लग जाए, उस स्टेट को कहते हैं गाइस इक्विलिब्रियम। क्लियर है कि मतलब जितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतनी ही तेजी से जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाए, उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। फील आया, एक मजा आया, ठीक है ना। ऐसे करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको फील देता जाऊंगा। आगे हम पूरा पोर्शन कंप्लीट करते हुए निकल जाएंगे और अपनी फिजिकल बहुत आराम से फ्लो में निकल रही है, ठीक है ना। तो गाइस देखो, इसके अब पॉइंट की बातें करते हैं और थोड़ा जानते हैं। तो देखो गाइस, पहला पॉइंट जिसका मैंने लिखा कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। गाइस इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक इन नेचर होता है। ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम आ गया कि मतलब अब स्टेप, मतलब रुक गया है, कि मतलब रिएक्शन रुक गई है। इक्विलिब्रियम में गाइस रिएक्शन रुकी नहीं होती, रिएक्शन तब भी चल रही होती है। नो, इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज नॉट इन स्टैटिक कंडीशन, कि मतलब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन जो है वो स्टैटिक कंडीशन में नहीं होती गाइस, डायनामिक होती है। डायनामिक मतलब कि मोशन कर रही है, हिलजुल कर रही है। क्या होता है गाइस इक्विलिब्रियम में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट उसी रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। देखो जैसे कोई चीज है, उसी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट उसी अमाउंट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें ऐसा देखने में लगता है कि रिएक्शन हो नहीं रही है, लेकिन गाइस एक्चुअल में रिएक्शन हो रही है। बस दिक्कत यह है कि जो जितने जैसे इधर से इधर रिएक्शन आ रही है, वैसे ही उतनी उधर से उधर चली जाती है। तो हमें पता ही नहीं लगता कि रिएक्शन, हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टैटिक है, रुकी हुई है। लेकिन वो होता क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के होता है। तो इसलिए जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है, उतना ही अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट भी बनता रहता है। इस करके गाइस वो डायनामिक इन नेचर है, नॉट स्टैटिक इन नेचर। अपनी आइज को ऐसा लगता है गाइस कि रुकी हुई है रिएक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, इस बात को याद रखना, है ना। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखो थोड़ा कैटलिस्ट के बाद। गाइस कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफर कर देता है। एक अभी ना बोलना कि कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। गाइस ऐसा हमने नहीं बोलना, क्योंकि कैटलिस्ट भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट, जो कि मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री में बहुत ही डिटेल वे में कराऊंगा। लेकिन अभी इधर ज्यादा बात अब वैसे इंक्रीज ही करते हैं रेट की। तो देखो कैटलिस्ट क्या होता है गाइस, आपको कैटलिस्ट मैंने बता दिया कि वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफर करे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो देखो कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द स्टेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट गाइस स्टेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता। स्टेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या, कि मतलब जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना है, जितना रिएक्टेंट से जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। देखो जैसे कोई रिएक्टेंट था, मान लो कि
रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बना, है ना, रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बना और उसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल मतलब इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में आ गए। तो क्या हुआ कि कैटलिस्ट जो है वो अपने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को छेड़खानी नहीं करता, उनको डिफर नहीं करता, ठीक है ना, उसको कोई इफेक्ट नहीं करता। जितना प्रोडक्ट पहले बन रहा था उतना ही प्रोडक्ट अभी भी बनेगा। बस कैटलिस्ट करेगा क्या, ये सिर्फ हेल्प करेगा हमारी टू अटेन इक्विलिब्रियम फास्ट और स्लो, कि इक्विलिब्रियम को जल्दी या देर में लाने में बस अपनी मदद करेगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट के अमाउंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है कि प्रोडक्ट के अमाउंट को इंक्रीज कर देगा या रिएक्टेंट के अमाउंट को डिक्रीज कर देगा। ये बस क्या करेगा कि इक्विलिब्रियम को जल्दी या तो ले आ देगा या तो स्लो ले आ देगा, वो अपने पे डिपेंड करता है। हम अगर इक्विलिब्रियम जल्दी चाहते हैं कि जल्दी आ जाए तो जल्दी ले आ देगा, अगर आप चाहते हो स्लो आए तो स्लो ले आ देगा, ठीक है ना। तो गाइज आई होप 2 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अभी तो मैं आपको इक्विलिब्रियम का बस फील दे रहा हूं। गाइज देखो एक चीज हमने और की थी, तो मैं आपको बता भी चुका हूं कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 0। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। ये आपके अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज होगा, काफी जगह यूज होगा। तो गाइज जैसे ही मैं केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम बोलूं तो आपके खट से माइंड में आना चाहिए कि डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइज, क्लियर है। तो हमने इक्विलिब्रियम का गाइज फील ले लिया कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट के टर्म में भी देख लिया, ये भी देख लिया कि डायनामिक इन नेचर भी होता है, कैटलिस्ट का इफेक्ट देख लिया कैसा होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी देख लिया हमने कि 0 होता है, ठीक है गाइज, पूरी एनर्जी में हो, ठीक है ना। इसके बाद यार आप किसी भी कोचिंग के किसी भी टॉप फैकल्टी के नोट्स उठा लेना, उसमें इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं होगा, बस उसको एलैबोरेट करके लिखा होगा, जो कि बस मैं आपको बोल के बता दे रहा हूं, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो देखो गाइज मतलब नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। गाइज लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम में गाइज लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास द पावर n, है ना, एक्टिव मास द पावर n। n गाइज क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। वैसे इधर आप अब ये मान सकते हो कि कोई भी सुटेबल पावर, है ना, कोई भी सुटेबल पावर। तो गाइज हमें क्या बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन में कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास द पावर n। गाइज एक्टिव मास क्या होता है, अच्छा काफी बच्चों को तो ये वर्ड ही कंफ्यूज करता रहता है। एक्टिव मास क्या होता है गाइज, मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी मोल पर लीटर। तो मोलर कंसंट्रेशन को ही गाइज एक्टिव मास बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज ना होना कि एक्टिव मास क्या होता है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज है, तो आपको पता लग गया। लॉ ऑफ मास एक्शन गाइस इतना ही है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन ने हमें इतना ही बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास दी पावर n, जिसको मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। इसको और भी अभी क्लियर होगा, इधर देखो, इधर ही जाके अभी ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो गाइस लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना गाइस। अब देखो हम इससे इधर से अब अपना मेन पॉइंट पे आते हैं जहां से क्वेश्चन अपने स्टार्ट होते हैं। तो देखो मान लो हमने एक रिएक्शन ली गाइस, मैंने एक रिएक्शन कंसीडर किया है। देखो ए है ना, कैपिटल ए अपना रिएक्टेंट है और ए उसका स्टोइचियोमेट्री है। स्टोइचियोमेट्री कराया था ना मैंने मोल कांसेप्ट में, सीधा तो नहीं आ गया इधर। तो देखो उसके बाद बी बी सी सी डी डी, मतलब जो कैपिटल में मैंने लिखे हैं वो अपने क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं, और ए जो स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं वो क्या है अपने, और स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन है, ठीक है गाइस। तो देखो इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं गाइस, आपको आई होप पता भी हो, नहीं पता होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस। देखो पहली बात क्या होता है, देखो इसको मैं इरेज कर दूं 2 मिनट के लिए। देखो डेल्टा जी को इरेज कर रहा हूं मैं, है ना, इसको इरेज कर देता हूं, अभी लिख देता हूं, नहीं तो बाद में जब आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो अभी देखो बस क्या हो रहा है गाइस, देखो हमने क्या लिखा, लॉ ऑफ मास एक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। तो गाइस जैसे मान लो ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन है, तो इसका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें, है ना। अगर मान लो पहले हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट देखते हैं। तो देखो गाइस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, कांस्टेंट आता है, उसको मान लेते हैं हम KF, ठीक है ना, KF मान लेते हैं। और गाइस हमने कहा था कि एक्टिव मास दी पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। n क्या था अपना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देखो एक्टिव मास को गाइस हम ऐसे लिखते हैं स्केयर के अंदर, है ना, स्केयर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो एक्टिव मास ऑफ A लिख देंगे और उसी का स्टोइचियोमेट्री, है ना, और उसके साथ अब रिएक्टेंट में गाइस B भी है तो प्रोडक्ट में उसको भी लिख देंगे, तो B अपना ए हो गया। गाइस समझे पहले कि पहली बात ये समझे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने कैसे लिखी है ना, रेट ऑफ रिएक्शन हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास दी पावर n है, तो हमने बस इसी का रेट ऑफ रिएक्शन लिखा। देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट अपने ए थे तो हमने लिख दिया, बस इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं गाइस तो एक कांस्टेंट आता है, तो उसको हमने KF माना, है ना, KF माना आराम से। और इसी तरह गाइस हम बैकवर्ड रिएक्शन भी लिख सकते हैं, है ना, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
तो इसमें क्या आ जाएगा KB, इसमें आ जाएगा C दी पावर C एंड D दी पावर D। बहुत सिंपल है, ठीक है ना गाइस, समझ रहे हो ना क्या समझ आना की जो कोशिश कर रहा हूं मैं। तो गाइस देखो हमने इक्विलिब्रियम में क्या कहा था, हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। तो देखो इन दोनों को बराबर करो, देखो हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लिया था, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इन दोनों को जब बराबर करोगे तो क्या आएगा, तो देखो आपके पास आएगी KF/KB की रेशियो आएगी, है ना, कि आपके पास देखो पहले आपके पास देखो KF है ना, KF A दी पावर A B दी पावर B, आराम से देखते रहना गाइस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद KB C दी पावर C D दी पावर D, ठीक है ना गाइस, ये हमने लिख लिया, ठीक है ना, ये हमने लिख लिया आराम से। अब देखो गाइस इक्विलिब्रियम, हम इधर से मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्चुअल फील क्या है। देखो कहां से चीजें आई वो बता रहा हूं, इसको मैं सीधा ही बता सकता था कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा एक बार बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में चीज आई कहां से, ठीक है ना। तो उसमें देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है गाइस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है KF/KB, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। तो गाइस देखो KF/KB की रेशियो क्या आएगी, KF है ना, देखो KF/KB की रेशियो, KB को इधर ले जाओगे, इसको इधर ले आओगे, तो गाइस यही चीज बन जाएगी, है ना, यही चीज बन जाएगी। बस यही समझाना था यार कि देखो हमने बस डेफिनेशन का यूज किया कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है, और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास है। तो हमने पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन लिखी, है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन लिख ली, फिर बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन लिख ली, फिर इक्विलिब्रियम में दोनों रेट बराबर होती है तो उसको किया। तो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, KF/KB, ठीक है ना, तो बस हमने KF/KB निकाल लिया, तो अपनी यही चीज आई, ठीक है। बस मैं आपको समझाना चाहता था, फील देना चाहता था कि कैसे चीज आई है, ऐसे सीधा नहीं आ गई, ठीक है ना। दो लॉ को यूज करके बनी है, दो कंसेप्ट को यूज करके चीज बनी है, एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज किया गया, एक पता है हमें जो एक्चुअल फील है कि इक्विलिब्रियम पे रेट बराबर होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसी से गाइस ये चीज आई है, ठीक है ना। बस ये क्लियर करना था, नहीं तो बताओ तो ऐसे भी सकते थे, लेकिन आपको मैं थोड़ा अलग बताना चाहता हूं, अलग तरीके से, कि आपका अगर एडवांस लेवल पे या एम्स लेवल पे भी क्वेश्चन आए तो उसमें भी कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि हमने एक लेक्चर में चैप्टर किया तो उसको बस ऐसे जल्दी जल्दी निकाल दिया, करेंगे पूरी डिटेल वे में, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि भाई बहुत तेज चला जा रहा है, ठीक है ना, और लेकिन कर भी लेंगे सब कुछ, उसको बात मेरे पे छोड़ दो, ठीक है ना। तो गाइस देखो अब हमने आपको, मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दिया ना कैसे चीजें आई, तो देखो वैसे अब देखो, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को गाइस हम तीन मतलब अलग अलग टर्म में भी लिखते हैं। एक कंसंट्रेशन की टर्म में जब लिखते हैं तो उसको KC बोलते हैं, जब प्रेशर की टर्म में बोलते हैं तो KP बोलते हैं, जब मोल फ्रैक्शन की टर्म में बोलते हैं तो KX बोलते हैं। गाइस ये दोनों आपकी ज्यादा आती हैं, आपने शायद पहली बार सुना भी हो काफियों में, ठीक है ना, लेकिन इसको भी देख लेना आज, ठीक है ना, पूरा एक्सपोजर लेके जाओ ना जब आए हो तो यार। तो देखो, तो मैंने आपको पहले बताया कि कैसे, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, देखो पहले प्रोडक्ट, पहले ऊपर प्रोडक्ट का लिखना, नीचे फिर रिएक्टेंट का लिखना है बस। तो देखो प्रोडक्ट में क्या होगा, C एक्टिव मास ऑफ C, है ना, एक्टिव मास को गाइस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, एक्टिव मास ऑफ C दी पावर C स्टोइकियोमेट्री इसकी, एक्टिव मास ऑफ D दी पावर D डिवाइड बाय रिएक्टेंट के, एक्टिव मास ऑफ A दी पावर A एक्टिव मास ऑफ B दी पावर B। तो गाइस कंसंट्रेशन की टर्म में जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर जब लिखते हैं तो उसको बोलते हैं KC, ठीक है ना, उसको डिनोट करते हैं KC, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ ए कंसंट्रेशन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं KC। गाइस अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर लिखें, जो कि हम ज्यादातर गैस के लिए लिखते हैं, गैस को हम कंसंट्रेशन से ज्यादा अच्छा रहता है कि हम प्रेशर की फॉर्म में लिख दें, तो अगर प्रेशर में की फॉर्म में अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहते हैं तो उसमें भी बस यार जैसे देखो इधर हमने C कंसंट्रेशन ऑफ C ली थी, बस इधर अब हमें क्या कर देना, प्रेशर ऑफ C कर देना, है ना, बस सेम वही इक्वेशन करना वैसे ही है, बस ऐसे लिख देंगे प्रेशर, देखो C की जगह कंसंट्रेशन की जगह बस प्रेशर ऑफ C आ जाएगा, प्रेशर ऑफ D आ जाएगा, प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B, ठीक है ना गाइस, सिंपल सी चीज है। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हमने देख लिया, तो लास्ट में गाइस बचता है इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपको मैंने कराया था ना, मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, तो आपको मैंने कराया था, आपने एक मोल कंसेप्ट किया होगा गाइस, आई होप, नहीं तो एक बार फिर से जाओ यार, पूरी सीरीज खत्म करते हुए आओ, पहले मोल कंसेप्ट करो, फिर रिडॉक्स रिएक्शन करो, ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर करो, थर्मोडायनेमिक्स करो, उसके बाद इधर आओ गैसीय स्टेट करो, उसके बाद
के दे रहा हूं कि पूरा आप फिजिकल को आराम से फ्लो में करते जाओ, ऐसे बीच बीच में करोगे तो यार कुछ स्कोर नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए पूरी सीरीज कंटिन्यू करो कि पूरा ये जे टू जेड हम स्कोर करके निकले, ठीक है ना। ऐसे बीच बीच में टूट टूट के देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई होप आप सीरीज फॉलो करके भी देख रहे हो, ठीक है ना। तो इन टर्म्स ऑफ बस इसमें गाइस अब हम मोल फ्रैक्शन ले लेंगे प्रेशर की जगह, है ना। प्रेशर ऑफ सी था, इसकी जगह बस हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, बस इसको सारे जो प्रेशर या कंसंट्रेशन की जगह बस हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिख देंगे। बाकी सब तो हमने किया हुआ है कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसे पावर में रखी, पहले प्रोडक्ट की फिर रिएक्टेंट की। तो गाइस ये हमने 3 मेथड देखे, जो कि 3 ही, मतलब वैसे तो आपको 2 ही कराए जाते हैं, लेकिन मैंने एक मेथड आपको और भी बता दिया। तीनों मेथड बता दिए आपको कि कैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है गाइस। इधर क्लियर रखना, ठीक है ना। इनको भी हम क्वेश्चन के जरिए भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरी प्रैक्टिस करेंगे अपनी, बस करते जाओ यार दम लगा के, ठीक है ना। तो गाइस अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव मास ऑफ ए सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज यूनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, जो एक्टिव मास होता है, जैसे मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज यूनिटी। हम गाइस एक्टिव मास जो होता है सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसीडर करते हैं 1, है ना। कि कंसंट्रेशन अगर हमें देखो, अगर हमें इधर लिखा होता ना कि डी की कंसंट्रेशन, डी अपना सॉलिड है, तो हम क्या करते हैं, डी की कंसंट्रेशन 1 होती, तो इधर मतलब इस पूरी की जगह पे 1 ही आ जाता, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही हो जाता है। तो बस गाइस अगर कोई सॉलिड हो, है ना, कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपना सॉलिड हो, तो उसका एक्टिव मास कितना होगा, 1 होगा गाइस। इसी तरह प्योर लिक्विड हो गाइस, अगर प्योर लिक्विड का मतलब अगर आपको ऐसे दिया हो, अगर आपको लिक्विड लिखा हुआ हो, तब आप उसका एक्टिव मास 1 मान सकते हो। लेकिन गाइस एक बात याद रखना मेरी, जब आपको एक्वस दिया हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपको एक्वस दिया हो तब गाइस एक ना ले लेना, तब आपको जो जैसे करा हुआ है वैसे ही करना। जब प्योर लिक्विड या एल का साइन हो, मतलब जब एल का साइन हो तब 1 लेना है, ठीक है ना। जब एक्वस हो तब जो दिया है, जिस अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है उसी अकॉर्डिंग चलने देना, ठीक है ना। समझ गए ना। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज यूनिटी, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका पॉइंट माइंड में रखना है आपने, ठीक है ना। तो अपनी इक्वेशन देखो सिंपल हो जाती है, अगर ये सॉलिड में होता, है ना, अभी तो कुछ नहीं है, अब हमने तो जनरल लिखी है, अगर ये सॉलिड में होता तो एक चीज तो टर्म हटी जाती, तो अपनी इक्वेशन और सिंपल हो जाती। तो बस ये आप पॉइंट याद रखना, है ना, काफी बच्चों को पता भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं केपी और केसी के बीच में रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है गाइस, बिलीव मी, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखो गाइस केपी बराबर होता है केसी उसके बाद ब्रैकेट आरटी दी पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी पता है ना क्या होता है, करा है ना मेरा पिछला लेक्चर जो अभी इससे पहले आया था थर्मोडायनेमिक्स का, नहीं किया तो भाई करो, ऐसे ना करो। डेल्टा एनजी गाइस क्या होता है, देखो डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, उसी के डिफरेंस को हम कहते हैं डेल्टा एनजी। गाइस आपको मैंने बहुत ही आराम से कराया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में, जब भी हमने प्रीवियस लेक्चर लिया था उसमें बहुत ही अच्छी तरह आपको बताई है चीजें, आपको एग्जांपल भी दिखाई है इसकी, ठीक है ना। तो आई होप आप सीरीज कंटिन्यू कर रहे हो, इतनी ईमानदारी रख रहे हो, ठीक है ना। केपी बराबर होता है केसी आर डेल्टा एनजी। गाइस सिंपल सा एक रिलेशन है, एक रिलेशन चाहो तो ये भी याद रख सकते हो, ज्यादा यूज नहीं होता लेकिन याद रख सकते हो तो अच्छी बात है भाई, है ना। तो देखो केपी और केएक्स के बीच में रिलेशन, केपी बराबर होता है केएक्स पी दी पावर डेल्टा एनजी, ठीक है ना। सिंपल से वैसे रिलेटेबल ही है, तो आप आराम से कर भी सकते हो, ठीक है ना। ए मेन है, इसको तो जरूर याद रखना, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है कि भैया याद करूं कि नहीं करूं, इसको भी याद कर लेना यार, इससे क्या दुश्मनी है आपकी, लेकिन इसको तो जरूर याद रखना है, तो आपके डीएनए में होना चाहिए, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट की, कि इनकी यूनिट भी कभी कभी नीट में तो ज्यादा आती है ना ये चीजें। तो गाइस यूनिट ऑफ केपी क्या होती है, केपी देखो प्रेशर की फॉर्म में, पहले हम चीजें प्रेशर की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसकी यूनिट अगर लिखनी है तो इसकी यूनिट क्या होती है, एटीएम दी पावर डेल्टा एनजी, है ना। एटीएम दी पावर जो आप डेल्टा एनजी निकालना, डेल्टा एनजी आपका जैसे 2 आया तो केपी की यूनिट क्या होगी, एटीएम द स्क्वायर, है ना, एटीएम द स्क्वायर। तो बस गाइस ये मैंने आपको सिंपली बता दिया, ठीक है। केपी की यूनिट क्या होगी, एटीएम दी पावर डेल्टा एनजी, बस आपको डेल्टा एनजी निकालना है, बस और कुछ नहीं। केसी की क्या होगी गाइस, देखो केसी में हम क्या ले रहे थे, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, है ना, मोल्स पर
लीटर, तो मोल्स पर लीटर दी पावर डेल्टा एन जी से आपकी इसकी वो आ जाएगी गाइस। केएक्स की क्या होगी यूनिट? केएक्स देखो यार, मोल फ्रैक्शन ले रहे थे, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है? कोई भी नहीं होती, तो ये भी भाई यूनिट लेस होगा। हाँ, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती ना, मोल डिवाइड बाय मोल, मोल मोल से कट ही जाएगा ना, नंबर ही आता है। तो केएक्स की यूनिट क्या होती है गाइस? यूनिट लेस होती है। ठीक है, ये तीन चीजें भी याद रख लेना। ठीक है ना, वैसे तो याद क्या रखोगे, सब कुछ वैसे ही अभी तक याद भी हो गया होगा, इसमें तो कुछ याद अपने तरफ से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, इतना माइंड अपना पहले से तैयार होता है। ठीक है ना, तो गाइस नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन ऑफ केपी एंड केसी। गाइस थोड़ा देखते हैं कि केपी और केसी से हमें क्या फील मिलता है। तो देखो पहली बात गाइस कि मोल वैल्यू ऑफ केपी और केसी मोर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि गाइस केपी या केसी की जितनी वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी लार्ज वैल्यू होगी, उतनी रिएक्शन ज्यादा हो चुकी होगी, मतलब उतना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्ट हो गया होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्ट हो गया होगा जब के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी। देखो आराम से देखो जैसे इक्विलिब्रियम को हमने रिएक्शन लिखी, तो अगर देखो के की वैल्यू कब ज्यादा होगी, के की वैल्यू कब ज्यादा होगी? जब ऊपर वाली चीज ज्यादा होगी, नीचे वाली कम होगी, है ना। ऊपर वाली चीज ज्यादा होगी तभी तो भाई के की वैल्यू ज्यादा होगी ना। तो देखो के की वैल्यू जब ज्यादा होगी, के की वैल्यू कब ज्यादा होगी? जब ऊपर वाली चीज ज्यादा होगी, नीचे वाली चीज कम होगी। पहली बात तो क्लियर है। तो गाइस ऊपर वाली चीज कब ज्यादा होगी? जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जब ज्यादा होगा तो ऊपर वाली चीज ज्यादा होगी। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सटेंट ऑफ जितनी केपी या केसी की वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन गाइस सिंपल मतलब यही है कि उतना ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, क्लियर है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल वर्डिंग में बता रहा हूं यार आपको, यार इससे सिंपल क्या करा सकते हैं ना, आप खुद बताना, टफ तो नहीं करा रहा हूं ना, कुछ मेथड सही चल रहा है ना टीचिंग का। तो देखो गाइस नेक्स्ट देखो, आपको पूरे बच्चों की तरह करा रहा हूं यार, जैसे 10th के बच्चों को कराते हैं वैसे करा रहा हूं। तो गाइस नेक्स्ट देखो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ये भी क्वेश्चन गाइस काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इस पे। तो देखो गाइस हमें ये भी पूछ लेते हैं, हमें रेट कांस्टेंट दिए होते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए होते हैं, तो हमें पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग पूछते हैं कि बताओ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट का ऑर्डर। तो गाइस देखो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है, जैसे कि आप इधर से देख भी सकते हो। स्टेबिल देखो जितना के अपना ज्यादा होगा, जितना अपना के ज्यादा होगा उतना प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। जो प्रोडक्ट अपना ज्यादा बन रहा है तो उसका मतलब क्या कि रिएक्टेंट कम स्टेबल है। रिएक्टेंट कोई भी चीज गाइस हमेशा कोई भी चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाती है ना। तो देखो जब के ज्यादा है, मतलब के अपना जब के की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, के की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट जल्दी होगा, रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, मतलब रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है गाइस, क्लियर है ना। तो देखो हमने वही चीज लिखी कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, कि अगर जब के ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, मतलब रिएक्टेंट अनस्टेबल था इसी करके तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो गाइस ये सिंपल सी चीज है। तो उसी के रिलेट में आप ये भी देख सकते हो यार कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा के, कि जितना के ज्यादा होगा उतना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्टेंट क्यों प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट अनस्टेबल है और प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है। तो वही हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कि जितना के ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी। गाइस इन दो पॉइंट पे भी क्वेश्चन बने हुए हैं आपके कंसेप्चुअल लेवल पे, तो इसको दिमाग में रखना। ठीक है ना, वैसे तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, मैंने आपको फील दिया हुआ है एक्चुअल में, है ना। क्योंकि यार देखो मुझे भी ये चीजें याद नहीं है, बस मैंने समझी हुई है चीजें। ठीक है ना, कोई भी टीचर है उसको इतना सब याद नहीं रह सकता गाइस, बिलीव मी। ठीक है ना, किसी को इतना कुछ नहीं याद है, सबको आपके जितने दिमाग है सबके अंदर। ठीक है ना, बस दिक्कत यह है कि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, याद करने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट। तो प्लीज जैसे मैं करा रहा हूं उसको माइंड में अपने डालो, बस ये चीजें याद ना रखो कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे से रखते बैठे हो भाई, ऐसे रखने से कुछ नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज बहुत हो गए उसमें। ठीक है ना, तो जैसे मैं आपको फील दे रहा हूं वैसे करो। ठीक है ना। तो गाइस देखो लास्ट चीज देखो इस स्लाइड की, ग्राफ्स की बात कर लेते हैं गाइस। बताओ, अच्छा आपसे मान लो मैं पूछ लूं कि बताओ इन तीनों में से इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ कौन सा है, कि कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बताओ, टिक लगाओ जल्दी, ऑप्शन में कमेंट करना कि आपने अपने आप क्या सोचा था। ठीक है ना, तो देखो गाइस इक्विलिब्रियम मैंने आपको क्या बताया था, इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। तो गाइस देखो इस पहले ग्राफ में देखो
कि रेट देखो, पहले देखो रिएक्टेंट होली होली डिक्रीज होता गया है ना। रिएक्टेंट देखो टाइम के जैसे, ये देखो टाइम ज्यादा, जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होते गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होते गई। और आगे जाके देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट होगी, C/T की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो गाइस ये ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम हमें क्या कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है, ठीक है ना गाइस। सिंपल सी बात है। तो गाइस नेक्स्ट देखो, एक ग्राफ बताओ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। देखो एक ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर आ गई है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखो एक्चुअल में क्या होता है गाइस, रेट ऑफ जो रिएक्शन है अपनी वो बराबर आ रही है ना। रेट ऑफ रिएक्शन अपनी बराबर है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर आ रही है इन चीजों में। देखो रेट बराबर हो गया ना, ए भी इसका अमाउंट भी कांस्टेंट हो गया कि प्रोडक्ट भी अब नहीं बढ़ रहा है और रिएक्टेंट भी अब और नहीं बढ़ रहा है, इसका अमाउंट कांस्टेंट हो गया। तो गाइस ये चीज होती है इक्विलिब्रियम, जो कि मैंने आपको बस ग्राफ के अकॉर्डिंग बता दिया। तो उसी तरह इसमें भी देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट फिक्स हो गया कि अब चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट आ गई एक वैल्यू है ना। तो ये भी अपनी इक्विलिब्रियम का ग्राफ है गाइस। अच्छा ये बताओ ये है कि नहीं। तो गाइस इसमें भी देखो यार सेम ऐसे ही हो रहा है। देखो रिएक्टेंट का अमाउंट भी आगे जाके कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट का अमाउंट भी आगे जाके कांस्टेंट हो गया। तो दैट इज आल्सो ए ग्राफ ऑफ ए इक्विलिब्रियम। तो गाइस देखो तीनों ही ग्राफ इक्विलिब्रियम के थे, बस देखने का नजरिया अलग अलग था, है ना। तो गाइस आई होप आपको अभी तक समझ आ गया हो, ठीक है ना। बहुत ही इजी तरीके से चले। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं यार, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, पूरी एनर्जी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ले लो यार स्क्रीनशॉट लो। तो गाइस चलो आगे मूव ऑन करते हैं यार। तो देखो बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम गाइस कितने तरह के होते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद मेन पार्ट पे आएंगे गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चन में केमिकल इक्विलिब्रियम की काफी वेटेज तो यही ले लेता है। डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा देखेंगे प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, आराम आराम से करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो पहले बात करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम कितने किस्म का होता है या कितने टाइप का होता है, उसकी बात करते हैं। तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम गाइस दो टाइप का होता है, एक होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, एक होता है हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। गाइस होमो वर्ड का मतलब क्या होता है, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है गाइस। इस वर्ड को याद रखना है, आपके बहुत जगह यूज होता है। केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक में भी देखोगे होमोलॉजी और सीरीज, ठीक है ना। वो सब चीजें चलो करेंगे, लेकिन आपको होमो का मतलब क्या होता है गाइस, सेम। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो देखो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ओ इक्विलिब्रियम जिसमें सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेस में हो, उसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। That means the reaction in which all reactant and product are in same phase में होगा। सेम फेस का मतलब कि सेम स्टेट में हो, या तो सारी लिक्विड हो या सारी सॉलिड हो या सारी गैस हो, है ना, ऐसी चीजें। तो देखो जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे PCl5 देखो, PCl5 डिसोसिएट हो रहा है PCl3 एंड Cl2 में, ठीक है। तो देखो PCl5 भी गैस था, PCl3 भी गैस था और Cl2 भी गैस था, मतलब ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, दम ही नहीं था। तो देखो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम देखो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम गाइस डिफरेंट फेस में होंगे, बस डिफरेंट, हेटेरो का मतलब डिफरेंट और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब कि डिफरेंट फेस में हो। देखो इन द रिएक्शन इन विच टू और मोर फेसेस आर प्रेजेंट, कि एक या एक दो या दो से ज्यादा फेस प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। गाइस आई होप क्लियर होगा। इसमें तो कुछ बताने वाला था ही नहीं है, तो बहुत सिंपल सी चीजें थी। देखो जैसे PbCl2 देखो डिसोसिएट हुआ, Pb2 पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, 2Cl नेगेटिव आयन। तो देखो PbCl2 जो था अपना लेड क्लोराइड वो अपना सॉलिड में था, और Pb जो अपने आयन बने आए दोनों अपने एक्वस में थे। तो गाइस देखो फेस अलग अलग हो गए। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, इसमें तो कुछ खास बताने की बात भी नहीं है। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम मतलब सेम फेस, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम मतलब डिफरेंट फेस। क्लियर है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गाइस जो अपना K है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बाद करते हैं, पहले देखो बात करते हैं टेम्परेचर पे। तो गाइस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखो कैसे आ रहा है। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गाइस इंक्रीज होता है विद राइज ऑफ टेम्परेचर, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो देखो इसका फॉर्मूला देखो,
log K2 by K1 है ना। वैसे तो गाइस इंक्रीज जनरली होता है, लेकिन उस पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो देखो पहले बात करते हैं log K2 by K1। देखो K और K1 क्या है गाइस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जैसे K मतलब K1 क्या है, T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K2 क्या है, T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो गाइस मक्खी आ रही है एक तो, ठीक है ना। तो गाइस समझ गए ना, K1 क्या है, T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड T2 क्या है, K2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो गाइस लोग मतलब हमें मान लो क्या दिया है कि a chemical reaction is carried out in which temperature of a reaction is changed from T1 to T2, then what is the equilibrium constant of a reaction, है ना। तो हमें पूछ लेंगे कि अब बताओ equilibrium constant of reaction क्या होगा। आपको K2 पूछ लेंगे, आपको K1 दिया होगा कि पहले रिएक्शन ऐसे थी, जब उसका टेम्परेचर हमने T1 से T2 इंक्रीज कर दिया, तो बताओ K2 क्या होगा। तो बस गाइस आपको सिंपल सी इक्वेशन लगानी। गाइस इस इक्वेशन को बोलते हैं वेन होफ इक्वेशन, है ना, वेन होफ इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही याद रख लेना यार, ठीक है ना, लिखने की जगह नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वेन होफ इक्वेशन बोलते हैं। वैसे तो आपको नाम से कुछ लेना देना नहीं है, वो वैसे याद रख लेना, फील आ जाता है ना। जबकि आपसे कभी कोई पूछे वेन होफ इक्वेशन क्या होती है, तो आप सोचो क्या होता था। तो आपको इक्वेशन तो पता हो, लेकिन आपको नाम ना पता हो, तो वैसे मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो गाइस टेम्परेचर की डिपेंडेंस देख लिया हमने कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, हमने रिलेशन देख लिया, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं वे ऑफ राइटिंग रिएक्शन, कि मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि हम रिएक्शन को लिख कैसे रहे हैं। गाइस एक टॉपिक है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको बहुत आराम से देखना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का ऐसा पार्ट है जो बच्चे थोड़ा टफ महसूस करते हैं। इसको देखना यार, बिल्कुल रद्दी टॉपिक है, ठीक है ना, आप खुद देखना। देखो वे ऑफ राइटिंग रिएक्शन, देखो मान लो अपने पास रिएक्शन है A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपना K है, ठीक है ना गाइस, सिंपल सी बात है, हमने उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया K है। तो गाइस देखो अगर हम रिएक्शन को पहले देखो, पहला केस मैंने क्या लिया, जब हम रिएक्शन को रिवर्स कर दे, देखो C रिवर्स कर दिया ना रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन A थी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K था। तो अगर हम गाइस रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Kc डैश क्या हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1/K हो जाएगा। इस रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K हो जाएगा गाइस, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। मतलब बस रिएक्शन को अगर हमने रिवर्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका 1/K हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट केस देखो, सेकंड केस, अगर मान लो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम किसी n से मल्टीप्लाई कर दें, n कुछ भी हो सकता है गाइस, है ना, फ्रैक्शन में हो, इंटीजर में हो, कुछ भी हो सकता है, जीरो ना हो बस, है ना, जीरो से ना कर देना। तो देखो n, देखो जब इस चीज को अगर हम n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम किसी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K⁴n हो जाएगा। मतलब पहले देखो A अपने पास रिएक्शन थी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K था, अगर हम किसी रिएक्शन उस रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, K⁴n। तो उसीलिए मैं बता रहा था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो वे ऑफ राइटिंग रिएक्शन पे डिपेंड होता है, जिसका एक केस अभी और भी करेंगे, ठीक है ना। तो देखो जब हमने जैसे रिएक्शन पहले ऐसे थी, अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया, रिवर्स करके लिख दिया, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K हो जाएगा। अगर हमने इस रिएक्शन को बस उसमें मल्टीप्लाई कर दिया कुछ n से, तो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K⁴n हो जाएगा, ठीक है ना गाइस, बहुत सिंपल है, दो केस कर लिए हमने, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। अब गाइस लास्ट केस देखो आपको एक रिएक्शन दिया है, मान लो A से B के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, K1 है ना, B से C के लिए B और C में इक्विलिब्रियम जो है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, C और D में जो इक्विलिब्रियम है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। तो गाइस A से A और D के बीच में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, K1 इंटू K2 इंटू K3। मतलब जब हम इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन को ऐड करते हैं, कि इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो उनका जो नेट रिएक्शन जो लास्ट में ऐड होकर रिएक्शन आई है अपने पास, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो प्रोडक्ट होगा बाकी जो रिएक्शन को हमने ऐड किया है। जैसे देखो हमने क्या किया, इन तीनों रिएक्शन को ऐड किया। असल में देखो हम जब इन तीनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो देखो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो अपना AD आ जाएगा। तो देखो हमने इन तीनों रिएक्शन को एक्चुअली में ऐड किया है, इन तीनों रिएक्शन को ऐड किया तो अपना A से D आया। तो जब हम रिएक्शंस को गाइड ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ ए फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है गाइस, सिंपल सी चीज है। देखो जैसे एक एग्जांपल देख लो, इसकी इसलिए मैंने एग्जांपल लिखी क्योंकि इससे ABC से ज्यादा क्लियर नहीं होता, इससे क्लियर ज्यादा होगा। देखो
मान लो ये रिएक्शन है अपने पास, है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, उसमें 2 ऑक्सीजन के साथ 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो गाइस आपको K दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो गाइस और दो चीजें देखो, एक रिएक्शन है जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहा है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और एक रिएक्शन है कि 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कनेक्ट होके नहीं 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दिया हुआ है। तो आपसे मान लो पूछ लें कि बताओ K1 और K2 में रिलेशन क्या है, तो गाइस देखो जब इन दो रिएक्शन को आप ऐड करोगे, है ना, ये दो रिएक्शन को आप ऐड करोगे, देखो इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे क्या होगा, तो देखो ये चीज कट जाएगी, है ना, ये चीज कट जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल हो जाएंगे, तो N2 + 2O2 बराबर आ जाएगा 2N2O की, मतलब यही रिएक्शन आ जाएगी ना, यही रिएक्शन आएगी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास यही रिएक्शन आएगी, है ना, देख रहे हो ना, ये कट जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, और ये तो सेम चीज आ गई होगी। तो गाइज हमने देखा कि जो देखो अब इन दोनों को ऐड करके अपने पास सही रिएक्शन आई, है ना, इन दोनों को ऐड करके, जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो अपने पास क्या रिएक्शन आई, N2 + 2O2, है ना, N2 + 2O2, और अपने पास आया 2NO2 आया, ठीक है ना। तो हमने लिखा था कि जो इफेक्टिव K आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा अपना K1 × K2, ठीक है ना, K1 × K2 आएगा। तो गाइज हमने लिख लिया कि अब इफेक्टिव केसी अपना क्या हुआ, K1 × K2, और गाइज हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि इस रिएक्शन का जो K है वो अपना K मतलब केसी है वो K है। तो गाइज सिंपली क्लियर हुआ कि K बराबर हो गया K1 K2 के, क्योंकि यही रिएक्शन तो हमने इधर भी लिखी है, रिएक्शन इधर भी लिखी है, तो K बराबर आ गया गाइज K1 × K2 के। तो एक रिलेशन हमें मिल गया, ऐसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं नीट में भी, जेई में भी, ठीक है ना। तो आई होप अब क्लियर हो गए होंगे तीनों पॉइंट है गाइज। ये तीनों केस बहुत ही अच्छे थे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको याद रखना, है ना। पहला केस जब रिवर्स कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाएगा, दूसरा जब n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k⁴n हो जाएगा, तीसरा जब 2 या 3 रिएक्शन को ऐड करेंगे तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इफेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में, हम हर एक रिएक्शन को जब मल्टीप्लाई में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर देंगे तो अपने पास इफेक्टिव k आ जाएगा, ठीक है गाइस, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो लास्ट में ये चीज आ गई है प्रिडिक्टिंग, अब इसको इरेज कर दो ना, इसको इरेज कर देता हूं कि आपको क्लियरली और चीज देखनी चाहिए, ठीक है ना। तो गाइस देखो प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, गाइस अब ऐसे भी आपके क्वेश्चन कंसेप्चुअल लेवल पे आते हैं कि आपसे पूछते हैं कि बताओ कि किस तरफ रिएक्शन को शिफ्ट करें कि इक्विलिब्रियम अटेन्ड हो जाए, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो ये रिएक्शन है ए से ए, बी से बी, ठीक है ना, वही जो मैंने आपको पहले बताई थी, अच्छा इधर नहीं हमने पिछले उसमें की थी स्लाइड में, तो इसे वैसी रिएक्शन है। तो देखो पहली बात करते हैं गाइस रिएक्शन कांस्टेंट क्या, कोएफिशिएंट क्या होता है। रिएक्शन कांस्टेंट आपको याद हो तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में कराया था, जिन बच्चों ने रेगुलर लेक्चर अटेंड किए हैं उनको तो रेगुलर कॉन्फिडेंस उनका इंक्रीज ही हो रहा होगा, जो बीच बीच में आ जा रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस कभी हाइक होगा कभी लो होगा, इसलिए सीरीज पूरी कंटिन्यू करो तो मैं गारंटी देता हूं यार 200+ कहीं नहीं गए, नीट वालों के 650 कहीं नहीं गए, बस बायो नीट वाले कर लेना, बाकी उसकी मेरी गारंटी है। केमिस्ट्री में 160+ कहीं नहीं गए, फिजिक्स में 160+ कहीं नहीं गए, तो भाई कर लो, जैसे सीरीज वाइज कर लो। तो गाइस रिएक्शन कांस्टेंट क्या होता है, देखो रिएक्शन कांस्टेंट वैसे दिखने में तो सेम ही लग रहा है जैसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा था, लेकिन बात करें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन कांस्टेंट में गाइस फर्क क्या होता है। रिएक्शन कांस्टेंट की जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं हम किसी भी टेम्परेचर T पे लिखते हैं, कि मतलब हमें कोई मतलब नहीं होता कि इक्विलिब्रियम आया है कि नहीं, बस हम किसी भी टेम्परेचर T मतलब किसी भी टाइम T पे लिखते हैं, एट टाइम T, किसी भी टाइम T पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन के ऐसे एक्सप्रेशन को लिखें तो उसको बोलते हैं गाइस रिएक्शन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था, जब हम इक्विलिब्रियम पे एक्सप्रेशन लिखे, मतलब इक्विलिब्रियम पे उनकी कंसंट्रेशन लिखे कि इक्विलिब्रियम पे C की कंसंट्रेशन क्या थी, इक्विलिब्रियम पे D की कंसंट्रेशन क्या थी, इक्विलिब्रियम पे A की कंसंट्रेशन क्या थी, या इक्विलिब्रियम पे B की कंसंट्रेशन क्या थी। जब हम इक्विलिब्रियम पे सारी कंसंट्रेशन लिख रहे हैं तब हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और रिएक्शन कांस्टेंट क्या, कोएफिशिएंट क्या होता है, वो होता है जब हम किसी भी टाइम T पे लिखे, मतलब किसी भी टाइम T पे हम अगर उसकी कंसंट्रेशन लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट। गाइस पहली बात तो ये क्लियर हो गया, इस बच्चों को इस चीज पे भी बहुत कंफ्यूजन होती है, तो बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूं आपको ये चीजें, ठीक है ना। आपने बहुत सुना भी, ऐसे कराया भी नहीं होगा अभी किसी टीचर ने इतनी सिंपल तरीके से, ठीक है ना।
तो देखो Q बराबर के, देखो पहला हम अब केस कर रहे हैं ना, ये केसेस हैं अपने केसेस हैं। तो गाइस देखो जब Q बराबर के होगा, मतलब Q ही अपना बराबर के होगा, तो उससे हमें क्या पता लगा कि सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, कि सिस्टम जो है अपना इक्विलिब्रियम पे है ना। जब मतलब देखो मान लो रिएक्शन कांस्टेंट मैंने क्या बताया था कि किसी टाइम t पे, तो देखो किसी टाइम t पे जो है वो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, Q अपना t k के बराबर है, तो Q अपना k के बराबर है, तो मतलब k कब आता है, जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है। तो Q अगर k के बराबर है तो सिस्टम कहां होगा, इक्विलिब्रियम में। गाइस सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट देखो, जब Q ग्रेटर देन K हो, गाइस देखो Q जब ग्रेटर देन K हो, Q देखो कब ज्यादा होगा, Q कब ज्यादा होगा, जब C और D मतलब ऊपर एक चीज ज्यादा होगी, है ना, ऊपर एक चीज ज्यादा होगी तब Q ज्यादा होगा, है ना। अरे देख रहे हो ना भाई, ऊपर एक चीज ज्यादा होगी और नीचे एक चीज कम होगी तब Q ज्यादा होगा। तो देखो गाइस Q जब ज्यादा होगा, Q कब ज्यादा होगा, K से, Q कब ज्यादा होगा K से, जब ऊपर वाली चीज ज्यादा होगी नीचे वाली चीज से, मतलब जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा। मतलब कहना ये चाह रहे हैं Q अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ गाइस, फील क्या आना चाहिए Q ज्यादा है तो, जब Q ज्यादा है इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है, मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब जितना इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट बनना चाहिए था, प्रोडक्ट एक्चुअल में उससे ज्यादा बन चुका है। Q ग्रेटर देन K से मतलब एक हुआ कि Q अगर ग्रेटर है तो मतलब कि हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा बन गया है जितना इक्विलिब्रियम पे चाहिए होता था। ठीक है ना, समझे, फील आ गया ना, बहुत बहुत समझ आ गया ना इसमें, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं। तो Q अपना ज्यादा आ गया, मतलब के अपना प्रोडक्ट ज्यादा बन गया। तो गाइस अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन गया हुआ है, प्रोडक्ट अपने पास ज्यादा बन गया है, तो अगर हमें उसको इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन को लेके आना तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट घटाना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड मूव कराना पड़ेगा। गाइस देखो प्रोडक्ट अगर ज्यादा बन गया है तो उसको इक्विलिब्रियम पे लेके आने के लिए हमें रिएक्शन को बैकवर्ड करना पड़ेगा कि जितने अमाउंट ऑफ रिएक्टर एंड प्रोडक्ट पे एक्चुअल में इक्विलिब्रियम आता है, इसलिए हमें उसे बैकवर्ड लेके आना पड़ेगा। तो बताओ कुछ याद करने की जरूरत थी, बस Q जब ज्यादा होगा मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है तो क्या होगा, तो हमें प्रोडक्ट का अमाउंट गाइस घट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट घट करेंगे तभी इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। तो प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज मतलब घट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड लेके आना पड़ेगा। सिंपल है गाइस, बहुत ही आराम से समझा दिया, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट देखो, लास्ट देखो Q लेस देन K। अब देखो Q कम है, Q कब कम होगा, जब A कम होगा, या C का मतलब ऊपर वाली चीज कम होगी, ऊपर वाली चीज कब कम होगी, जब प्रोडक्ट कम होगा, है ना, CD प्रोडक्ट है ना अपने। तो मतलब जब प्रोडक्ट कम होगा तब अपना Q लेस देन K होगा। तो देखो मतलब इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, मतलब Q बराबर K करने के लिए हमें K को मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा। तो K कब इंक्रीज होगा, जब हम रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव कराएंगे, कि रिएक्शन को मतलब C और D हमको इंक्रीज करना पड़ेगा ना, Q को इंक्रीज करना, Q को इंक्रीज करेंगे तभी K के बराबर आएगा ना। तो Q को इंक्रीज कब होगा, जब अपना इससे इसमें कन्वर्ट होगा, मतलब फॉरवर्ड जब रिएक्शन जाए, जब फॉरवर्ड जाएगी तभी तो Q इंक्रीज होगा ना, Q तभी इंक्रीज होगा जब C और D इंक्रीज होगा। तो उससे हमें ये पता लगा कि जब Q लेस देन K हो तो रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा, फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, तभी जाके CD ज्यादा होगा और इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, Q बराबर K हो जाएगा। तो आई होप गाइस समझ आ गया हो सब कुछ। इसके बाद लास्ट स्लाइड करते हैं, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर हम करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है गाइस, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइज चलो यार इस चैप्टर के फाइनल पार्ट पे आते हैं, अपना लास्ट पार्ट रह गया, बहुत ही सिंपल पार्ट रह गया, उसके बाद अपना केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा ओवर हो जाएगा और उसके बाद हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगला भी, ठीक है। तो देखो गाइज पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से लिखते हैं, ठीक है गाइज। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि मतलब अल्फा में बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टूट गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। जैसे देखो इसको एग्जांपल से भी देखेंगे। देखो पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है या इसका डेफिनेशन क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है गाइस, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इनिशियली। जैसे मान लो देखो आपके पास मान लो इनिशियली मान लो 5 मोल रिएक्टेंट थे, है ना, कि आपके पास 5 मोल रिएक्टेंट थे और मान लो कि बाद में जब पूरी रिएक्शन हो गई तो उसके बाद आपके पास 2 मोल रिएक्टेंट बचे, ठीक है ना। 2 मोल रिएक्टेंट अब आपके पास बचे जब पूरी रिएक्शन अपनी हो गई। तो देखो आपके पास इनिशियली कितने मोल थे, 5 मोल, और
कितने मोल डिसोसिएट हो गए, देखो फाइनली आपके पास 2 बचे, तो कितने डिसोसिएट हो गए, 5 आपके पास पहले थे, 2 बाद में बचे, तो कितने डिसोसिएट हो गए, 3 डिसोसिएट हो गए। तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट 3 थे अपने, और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इनिशियली 5 थे। तो गाइस अपना अल्फा आ जाएगा 3/5। तो समझे गाइस अल्फा क्या होता है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट, ठीक है, कितने मोल ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट हो गए हमें बस अल्फा बताता है। देखो जैसे मैंने फॉर्मूला ही बताया आपको कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इनिशियली, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है गाइस, क्लियर है? डिसोसिएशन पता है, टूटना, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन। तो उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो अब देखो इसको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हैं, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली यूज दिखाता हूं, जो कि ज्यादातर मेंटर्स इसको क्वेश्चन के टाइम कराते हैं, लेकिन तब तक हम थोड़ा डीमोटिवेट फील करते हैं। तो इसी तरीके से हम पहले इधर मैंने सोचा कि आपको एग्जांपल ऐसे करा दूं कि आपको ये चीजें बिल्कुल छोटी छोटी सी लगे, ठीक है ना। तो देखो ये पहली एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपके पास N2O4 है, ठीक है ना, गैसेस था, ठीक है ना, और इससे हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। अब इसको इरेज कर देते हैं। देखो गाइस मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया ना, कोई आपको एग्जांपल लिया कि आपको समझा सकूं कि देखो मान लो एट टेम्परेचर T = 0, ठीक है ना, T = 0 मतलब इनिशियली, है ना, प्रेजेंट इनिशियली, मतलब जो रिएक्शन मतलब जब स्टार्ट भी नहीं हुई। तो मान लो गाइस N2O4 के मोल 1 थे, ठीक है ना, N2O4 के मोल 1 थे, तो NO2 के कितने होंगे, 0, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं करी ना हमने, अभी इनिशियली है। तो 1 मोल इसके थे, 0 मोल इसके थे। गाइस अब मान लो इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ कि इसने अल्फा मोल इसके डिसोसिएट हो गए, कि अल्फा मोल इसके टूट गए और NO2 बना दिया। तो देखो गाइस इक्विलिब्रियम में कितने मोल रह जाएंगे इसके, 1 - अल्फा, है ना, ये पहले 1 मोल थे, उसमें से अल्फा टूट गए तो रह गए 1 - अल्फा। गाइस इधर कितने मोल हो जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इधर कितने मोल आ जाएंगे, 2 अल्फा, इधर अल्फा नहीं आएगा। गाइस देखो इसका जब 1 मोल था, इसके 1 मोल से हमें 2 मोल मिल रहा है, तो जब इसका अल्फा मोल टूटेगा तो इधर 2 अल्फा ही बनेगा ना, इसके 1 मोल से हमें 2 मोल बन रहे हैं, तो जब अल्फा मोल टूटेगा तो 2 अल्फा ही बनेगा, ठीक है गाइस। तो याद रखना 2 अल्फा लेना है, यानी कि अल्फा इधर से टूटा तो अल्फा इधर बन गया, ठीक है ना, समझ आया ना। 1 मोल इसके इधर था, 1 मोल से 2 मोल बन रहा था, तो जब अल्फा मोल इधर से टूटा, अल्फा मोल से 2 अल्फा बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो देखो हमने इक्विलिब्रियम पे लिख लिया ऐसे, ठीक है ना, कि इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ कि अल्फा मोल टूटा, ठीक है ना, अल्फा मोल टूटा और इधर 2 अल्फा बन गया। तो गाइस इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, देखो 1 - अल्फा रिएक्टेंट के थे, 2 अल्फा किसके थे, प्रोडक्ट के। तो देखो टोटल मोल्स कितने हो गए, 1 + अल्फा, है ना, 1, देखो 1 + अल्फा टोटल मोल हो गए ना, देखो 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा, है ना, तो ये क्या आ जाएगा 1 + अल्फा, है ना, 1 + अल्फा आ गया। टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, मतलब टोटल मोल ऑफ मिक्सचर आ गया, सिंपल सी बात करें, ठीक है ना। तो टोटल मोल आ गया। अब गाइस इसकी मोल फ्रैक्शन देखो, मोल फ्रैक्शन नहीं, देखो आपको पूरा मैं स्टेप टू स्टेप बता रहा हूं कि ऐसे ही आपके क्वेश्चन भी आए हुए हैं जेईई में। तो इधर आपकी अल्फा का सीधा एप्लीकेशन मैं आपको बता दे रहा हूं, जो कि बहुत बाद में बताते हैं कि तब तक आप भूल भी जाते हो। तो देखो क्योंकि इसका बाद में जब स्क्रीनशॉट लोगे, बाद में एग्जाम टाइम मजा आएगा आपको जब इसको रिवाइज करोगे। तो देखो वेट अ मिनट गाइस, तो देखो उसके बाद क्या हुआ, 1 - हमने चीज क्लियर कर ली, सेकंड स्टेप हो गया। अब गाइस देखो थर्ड स्टेप हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन क्या होता था, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली, नंबर ऑफ मोल मतलब क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ स्पीसीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, उसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर हम इसके मोल N2O4 के मोल फ्रैक्शन लिखें तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1 - अल्फा, टोटल मोल कितने हैं अपने पास 1 + अल्फा, तो इसका मोल फ्रैक्शन गाइस ऐसे हम लिख सकते हैं ना, देखो N2O4 के मोल कितने हैं 1 - अल्फा, टोटल मोल कितने हैं 1 + अल्फा। तो हम नंबर ऑफ गाइस मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते थे, जैसे मान लो ए स्पीसीज है तो उसका मोल फ्रैक्शन लिखना है तो कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स, है ना, उससे मोल फ्रैक्शन लिखते थे। इसीलिए कह रहा हूं कि सीरीज वाइज चलो, ठीक है ना, बार बार बोल रहा हूं। तो देखो इसी तरह इसका भी मोल फ्रैक्शन लिख लेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2 अल्फा, टोटल मोल अपने 1 + अल्फा है, तो 2 अल्फा बाय 1 + अल्फा अपना मोल फ्रैक्शन आ गया। गाइस हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब देखो हमने चीजें की इतनी कहानी क्यों की, ठीक है ना। तो देखो इससे हम क्या निकाल लेंगे, अपना पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देखो मैं अब आपने बताओ गैसियस स्टेट किया कि नहीं, मेरे से गैसियस स्टेट नहीं किया, इसीलिए कह रहा हूं सीरीज वाइज चलो, ठीक है ना, ऐसे ना चलो। तो देखो गैसियस स्टेट में हमने किया था पार्शियल प्रेशर निकालना सीखा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, XA PT,
कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, कि मतलब ए गैस का कितना प्रेशर होगा, वो बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल। गाइस मैंने आपको गैसियस स्टेट में बताया था, अगर नहीं अभी आपने गैसियस स्टेट नहीं देखा तो कम से कम पहली बात तो देखो उसको जाके, ऐसा अपराध ना करो। और दूसरी बात देख लो इधर, वैसे मैंने इधर भी बता दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, एक्स ए पीटी, ठीक है ना। पीटी क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है ना। तो आपने देखो पार्शियल, जैसे मान लो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर अपने पास पी था, है ना, इससे सब कुछ आपको दिया होगा कि टोटल प्रेशर आपको पी दिया होगा। तो देखो अब इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, देखो इसकी मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई पी टोटल से कर देंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो इसकी मोल फ्रैक्शन से पी टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका पार्शियल प्रेशर आ गया, इसकी मोल फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका पार्शियल प्रेशर आ गया। तो इतना सब हमने क्यों किया, इसीलिए किया क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का मैंने आपको लिखना सिखा दिया है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे, देखो प्रेशर ऑफ NO2, प्रेशर ऑफ NO टू द पावर 2, है ना, पावर 2 लिखोगे क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 है, ठीक है ना। और उस डिवाइड बाय प्रोडक्ट का हो गया, अब रिएक्टेंट का N2O4, ठीक है गाइस, इतना क्लियर है। पहले हमने एक्सप्रेशन लिख लिया, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, अब सिंपल सा बात ये हुई कि हमने जो चीजें इधर निकाली थी बस उसको इधर पुट करना था और कुछ नहीं। एक चीज देखो मैंने आपको इधर क्यों कराई कि आपकी एप्लीकेशन क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको एक बार फिर रिवाइज करेंगे, अभी देखो जिनको अगर क्लियर नहीं हुआ तो देखो अपना ये क्या जगह, इसका बस हमने पुट किया यार, इसका प्रेशर ऑफ NO2 क्या होएगा 2A, हमने 2 अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा, तो ये पुट किया P, है ना, साथ में P भी था और इसका स्केल, तो हमने बस सिंपल सी बस वैल्यू पुट की है इनकी, है ना, इनकी वैल्यू जो हमने निकाली है बस इनको पुट की। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपना आएगा 4 अल्फा स्केयर P1 माइनस अल्फा स्केयर। तो गाइज ये आपका मतलब केपी आ गया, मतलब आपको ना केपी, जैसे मान लो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हो, लेकिन आपको ऐसे नहीं देंगे कि प्रेशर इसका आपको प्रेशर NO2 का दे दिया है, प्रेशर N2O4 का दे दिया है, आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि टोटल प्रेशर दिया हो और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो, तो उससे ऐसे निकालते हैं गाइस। देखो इसका फिर से रिवीजन देखो, इनिशियल टेम्परेचर T0 पे A1 मोल मान हमने लिया था, A अपना 0 मोल रहेगा क्योंकि इनिशियली कुछ बना नहीं। तो इक्विलिब्रियम पे हमने माना कि अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, ठीक है ना, अल्फा मोल इसका डिसोसिएट हो गया, तो इसके 1 मोल से 2 मोल बन रहा था तो अल्फा मोल से 2 अल्फा बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा अपना टोटल मोल हो गए। तो उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, मोल्स ऑफ N2O4 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय टोटल मोल, तो अपने मोल फ्रैक्शन आ गया। इसी का भी 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा। उसका पार्शियल प्रेशर हमने निकाल लिया N2O4 का, वो कैसे निकलेगा, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हमने देखा था गैसियस स्टेट में कि एक्स ए पीटी होता है, तो हमने हमें एक्स ए पता है, एक्स ए अपना क्या है, मतलब एक्स ऑफ N2O4 पता है हमें, उसको मल्टीप्लाई पी से कर दिया तो अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 आ गया। इसी तरह हमने इसका कर दिया, इसकी मोल फ्रैक्शन से पी को मल्टीप्लाई कर दिया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 आ गया। उसके बाद बस हमें केपी, हमें पता है कि केपी का एक्सप्रेशन ये होता है, उसमें बस हमने ये चीजें उठा के पुट कर दी तो अपना ये चीज आ गई। गाइस बहुत ही सिंपल चीज थी, आई होप आपको अब समझ आया हो, अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो कि कैसे अल्फा उल्फा का क्या यूज हो रहा है और ये सब चीजें कैसे आ रही है, इनको याद करने की जरूरत नहीं होती है ना कुछ, ठीक है ना, बहुत सिंपल हमने किया। तो अब देखो नेक्स्ट देखो गाइस एक एसोसिएशन का केस भी देख लो, देखो 2 अल्फा से A2 बन रहा है, देखो मतलब 2 हाइड्रोजन थे 2H से H2 बन रहा है, मतलब एसोसिएट हो रहे हैं, है ना। इधर हमने क्या किया, डिसोसिएट हो रहा था, इधर देखो डिसोसिएट हो रहा था, इधर क्या हो रहा था, देखो इधर क्या हो रहा था, A2 से 2A बन रहा था, कि मतलब हाइड्रोजन गैस से 2H बन रहा था, ना, हाइड्रोजन गैस से मतलब हाइड्रोजन से क्या बन रहा था 2H, हाइड्रोजन से क्या बन रहा था 2H। और अब इधर हम क्या बना रहे हैं, देखो 2H से H2 बना रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं रिएक्शन, देखो ना। तो इसमें बस A क्या हो रही है, एसोसिएशन, देखो 2 एटम से हमने उससे हमें मॉलिक्यूल बनाया, मतलब 2 एटम को कनेक्ट कर दिया, एसोसिएट कर दिया, उन दोनों में प्यार बना दिया, ठीक है ना। तो देखो उसमें क्या होगा, टाइम T0 पे गाइस देखो हमने फिर वैसे लिया, अभी हम देखो केसी निकालना भी सीख लेते हैं। देखो टाइम T0 पे हमने मान लिया कि इसकी कंसंट्रेशन C थी, है ना, तो इसकी तो 0 होगी क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। इक्विलिब्रियम पे गाइस हमने माना कि इसका, मान लो कि इसने अल्फा मोल डिसोसिएट कर दिया, है ना, इसका अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, तो इसका कितना मोल रह गया लास्ट में C माइनस अल्फा, है ना, इसके मोल कितने रह गए C माइनस अल्फा, ठीक है। इसकी देखो अल्फा हमने मान लिया कि अल्फा कंसंट्रेशन मतलब अल्फा मोल्स इसके निकल गए, ठीक है ना, अल्फा मोल हमने मान लिया इसके निकल गए। तो इधर कितने रह गए, देखो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा था, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा था। तो जब हमने अल्फा निकाला, है ना, इधर ये आएगा, सॉरी देखो गाइस
इधर सी माइनस सी अल्फा आएगा, है ना, कि सी माइनस सी अल्फा आएगा, कि अल्फा तो हमने डिसोसिएट किया है ना, अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो सी माइनस सी अल्फा आएगा। तो आपने देखो सी माइनस सी अल्फा करा तो आपके पास देखो सी में से मतलब आपके पास इनिशियली कंसंट्रेशन सी थी, ठीक है ना, और मोल के इनिशियली कंसंट्रेशन ए की कितनी थी, सी थी, और इसकी 0 थी, ठीक है ना। आराम से फिर से शांति रखो, पूरी शांति रखो। तो देखो इसकी टी 0 था, टी 0 पे सी था अपने पास, और ये तो 0 होगा। तो इक्विलिब्रियम पे गाइस क्या हुआ कि सी अल्फा निकल गया, ठीक है ना। अल्फा क्या है कि कितने मोल मतलब उसके निकले, उसको मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी ना, कि इतने मोल इतने मतलब अल्फा तो अपने पास आता है ना कि कितने मोल डिसोसिएट हुए, तो उसको जब सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंसंट्रेशन की टर्म में आ जाएगा कि इतनी कंसंट्रेशन उसमें से डिसोसिएट हो गई। तो सी माइनस सी अल्फा गाइस हुआ। तो हमें देखो पता कि 2 मोल अगर जब होता है तो 1 मोल बन रहा है। तो देखो जब इसका जब सी अल्फा डिसोसिएट हुआ तो इसका कितना बना, सी अल्फा बाई 2, है ना। 2 से 1 बन रहा था तो सी अल्फा से कितना बनेगा, सी अल्फा बाई 2, जैसे हमने इधर किया, ठीक है ना। तो अब देखो गाइस केसी इसका आपको लिखना आता है, कैसे क्या होगा केसी, ठीक है ना। एक्टिव मास ऑफ A2 डिवाइड बाय A द पावर 2, है ना, A द पावर 2। तो देखो बस सी अल्फा और नीचे सी माइनस सी अल्फा, है ना, सी माइनस सी अल्फा ये आपका आ जाएगा। तो गाइस बस इसको आपने बस आपने ऐसे लिख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। बस आपने सिंपली चीजें लिखी है। आपको देखो ऐसे सीधा जरूरी नहीं है कि दिया हो कि एक्टिव मास ऑफ A2 दिया हो, A दिया हो, ए हो सकता आपको शायद ये दिया हो कि बस इनिशियल कंसंट्रेशन दी हो A की, ठीक है ना। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी हो A की और जो कि C है, आपको जरूरी नहीं है कि ऐसे इक्विलिब्रियम पे दिया हो, जो कि नहीं भी दिया होता है। दिए जब सब कुछ दिया ही होगा फिर करोगे क्या, ठीक है ना। तो देखो तो आपको बस इन चीजों को ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए, बस आपको यही चीज मैंने सिखानी थी गाइस, ठीक है ना, क्लियर है। आपको मैंने डिसोसिएशन की भी एग्जांपल दे दी, एसोसिएशन की भी एग्जांपल दे दी, जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इधर 2 अल्फा ले कि अल्फा ले, वो भी चीजें आपको बता दी कि कैसे क्या हो रहा है, एसोसिएशन में भी बता दी कैसे क्या हो रहा है। आई होप गाइस क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट बार गाइस ये देखो ये मैंने 2 अल्फा के और फॉर्मूले लिखे जो कि डायरेक्ट आपके यूज करने हैं आपको, ठीक है ना। गाइस एक अल्फा का देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है mt माइनस एम नोट डिवाइड बाय एम नोट एन माइनस 1। mt क्या है गाइस, थोरेटिकल मास, थोरेटिकल मास जो हमने थोरेटिकली लिखा है। MO क्या है गाइस, ऑब्जर्व्ड मास, ऑब्जर्व्ड मास मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया है। थ्योरेटिकली जो हमने अपने आप कैलकुलेट करके लिखा हो, ऑब्जर्व, ये सब आपको दिया होगा, बस आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। आपको थ्योरेटिकल मास भी दिया होगा, आपको एम नोट भी दिया होगा, बस ये हो सकता है कि शायद आपको एन निकालना पड़े। तो देखो गाइस पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू mt माइनस एम नोट डिवाइड बाय एम नोट n माइनस 1। क्लियर है, पहली बार फॉर्मूला ये है अपना। तो देखो ये डिसोसिएशन के लिए है ना, ये डिसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के लिए भी बताता हूं। n देखो गाइस इसमें क्या है जो कि मेन चीज हमें पता करनी है। देखो n क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, कि गाइस जब 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट से कितने मोल ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको बोलते हैं n, ठीक है ना। कि जैसे मान लो 1 मोल आपके पास 1 मोल रिएक्टेंट है, उससे आपके 5 मोल प्रोडक्ट बने, तो आपका n कितना हो गया, 5, ठीक है ना। 1 मोल रिएक्टेंट से कितने मोल ऑफ प्रोडक्ट बने उसको बोलते हैं n, ठीक है। तो बस आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको सब कुछ दिया होगा, थ्योरेटिकल मास दिया होगा, ऑब्जर्व्ड मास दिया होगा, मे भी आपको n निकालना पड़े तो उसको आप निकाल के, अब वो तो रिएक्शन आपको दी होगी, रिएक्शन आपको दी होगी कि रिएक्शन है, तो बस उससे आपको देखना है कि 1 मोल से कितने मोल प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे आपका n आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो इसी तरह एसोसिएशन के लिए क्या होगा, बस यार एसोसिएशन में क्या करना है आपको, n की जगह 1/n कर देना, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। जैसे देखो इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया था लेकिन इधर 2 से डिवाइड किया था, इसीलिए इधर भी ऐसा हो रहा है कि 1/n हो, n की जगह बस आपको 1/n कर देना, ठीक है ना गाइस। तो ये 2 फॉर्मूले भी याद रख लेना यार, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि बस चिंदी सा क्वेश्चन है यार, सब कुछ आपको दिया होगा, बस पुट करके आंसर निकाल देना और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो गाइस आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। गाइस ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बताता है, हमें बताता है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, अगर हम इक्विलिब्रियम को किसी भी तरह डिस्टर्ब करेंगे, चाहे वो कंसंट्रेशन से करें, चाहे टेम्परेचर के बेस पे करें, प्रेशर के बेस में करें, कैटलिस्ट के बेस पे करें, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की बेस पे करें, या हम मतलब इक्विलिब्रियम को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो वो अपने आप ही न्यूलिफाई कर देगा रिएक्शन को, मतलब कि अपने आप ही उसको स्टेबल करने, इक्विलिब्रियम फिर से अटेन करने के लिए अपने आप ही उस चीज को वापस ले आएगा। मतलब गाइस कि हम अगर इक्विलिब्रियम में कुछ भी चेंज करते हैं तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो रिएक्शन अपने आप ही अपने आप को स्टेबल करने के लिए रिएक्शन को शिफ्टिंग करती है, या तो फॉरवर्ड रिएक्शन में फॉरवर्ड जाती है या बैकवर्ड जाती है, कि उसका इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम सही रहे, मतलब उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, है ना। देखो जैसे हम कोई अगर मतलब कंसंट्रेशन वगैरह या किसी भी चीज में अगर चेंज करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ली चार्टियर प्रिंसिपल ने सिंपल सा इतना बताया था कि जो जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो रिएक्शन अपने आप ही ऐसा करेगी कि स्टेबल होने मतलब इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना गाइस। तो अभी देखो इसको और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखो पहली चीज आपको मैंने वैसे बताई थी, चलो फिर देख लो। पहले बात करते हैं इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। देखो जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो इसका रेट कांस्टेंट क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ पी कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है ना गाइस। देखो अगर हम मान लो प्रेशर बोल रहा हूं प्रोडक्ट गाइस, मान लो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कर दे, पहले रेट ऑफ रिएक्शन ए था, है ना, अपने ए इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन। अब मान लो जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है उसमें अगर हम P को इंक्रीज कर दें, अगर जब हमने P को इंक्रीज कर दिया, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के P को इंक्रीज कर दिया, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट इंक्रीज कर दी, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन किस तरफ आएगी कि मतलब अपना इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, वो हमें बताना है। बस हमें ये पूछा जाता है कि रिएक्शन किस तरफ को फॉरवर्ड भेजे कि बैकवर्ड भेजे कि जो अपना है इक्विलिब्रियम वापस अटेन हो जाएगा, बस हमें ये पता होना चाहिए। तो देखो अगर हम P इंक्रीज कर देंगे, जब P इंक्रीज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड करानी पड़ेगी, P को डिक्रीज करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें P को इंक्रीज किया तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे लेके आने के लिए हमें रिएक्शन को बैकवर्ड लेके आना पड़ेगा, है ना। P इंक्रीज है, P ज्यादा मात्रा में है, मतलब जितना इक्विलिब्रियम में चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में, तो हमें रिएक्शन को बैकवर्ड लेके आना पड़ेगा गाइस। ये चीज मैंने आपको बताई हुई थी, है ना। तो उसी तरह अगर R अगर ज्यादा है, अगर देखो R आपके पास ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना पड़ेगा, जो कि बहुत ही क्लियर दिख रहा है आपको, है ना। तो ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट स्टेप देखो, दूसरा पॉइंट देखो, टेम्परेचर के टर्म में बात करते हैं। गाइस मान लो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मान लो हमने किसी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज किया। देखो अगर हमने रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो हम देखो दो केस बनते हैं इसमें, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो मतलब आने दो, हीट को आने दो, एंडोथर्मिक मतलब हीट को आने दो, एंडो मतलब आने दो, एक्सो का मतलब बाहर जाने दो, एक्सो गो, ठीक है ना। एंडो मतलब आने दो, एक्सो मतलब जाने दो। गाइस फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट की हमें जरूरत होती है, तो जिसमें अगर हमें हीट की जरूरत है तो उसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जिसमें हमें हीट की जरूरत है जिस रिएक्शन में, उसमें जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन आराम से फॉरवर्ड जाएगी ना, फॉरवर्ड आराम से जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस रिएक्शन में हमें हीट की जरूरत है उस रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन आराम से फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर है ना, फिर ना तो सब अब तो फील हो गया होगा, ठीक है ना। अब मान लो अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें से मतलब हीट निकल रही है, मतलब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में हीट रिलीज कर रहा है। अगर हम उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर अगर वापस इंक्रीज करें, देखो रिएक्टेंट से देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना था और हीट कुछ निकली थी, है ना, कुछ हीट निकली थी जिसको हम केयू से मान लेते हैं। तो अपनी हीट निकली थी जो कि केयू से हमने डोनेट किया, तो देखो जो हीट निकली है, अब मान लो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इसको फिर से देखो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो केयू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो गई, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो इसको फिर से हीट मिल जाएगी और फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जिसमें मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्यों बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना जब उसमें हीट रिलीज हुई, जब उसमें हम फिर से हीट डाल देंगे तो वापस फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही चीज हमने किया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विल गो बैकवर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। ठीक है गाइस, क्लियर है, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है ना। और देखो आगे प्रेशर की टर्म में गाइस बात करते हैं। देखो अगर हम देखो मैंने क्या लिखा, इफ प्रेशर इंक्रीज रिएक्शन मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसेस मोल आर लेस। कि गाइस जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल कम हो। जैसे देखो मान लो 2A है आपके पास, 2A गैस है ना, 2A गैस है आपके पास, A2 गैस बन गई।
तो बताओ कहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है? नंबर ऑफ मोल इधर ज्यादा है, इधर कम है ना, इधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मैंने क्या बताया कि रिएक्शन किस तरफ जाएगी? जहां गैसियस मोल कम हो, गैसियस मोल कम हो। तो देखो गैसियस मोल कम इधर है, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है गाइस, उसी की जगह पे मान लो, ठीक है ना, उसी की जगह पे मान लो मैं ऐसे ले लूं A2, ठीक है ना, उल्टा कर दूं A2 और 2A। अब मान लो मैं प्रेशर को फिर से इंक्रीज कर रहा हूं, प्रेशर को मैं इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? जहां नंबर ऑफ मोल कम है। तो नंबर ऑफ मोल इधर कम है तो अब रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। फील आया? ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपलों से समझा रहा हूं। तो प्रेशर में क्या होगा? जब प्रेशर जब हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल कम होगा। इस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको मैं बताना फोकसली भूल गया। नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा हो, जहां गैसियस मोल, ठीक है, इस बात का याद रखना, जहां गैसियस मोल ज्यादा हो। गाइस नेक्स्ट देखो कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं। कैटलिस्ट का देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अपने इक्विलिब्रियम में, है ना, बस वो इक्विलिब्रियम को जल्दी या देर में लाने में मदद करता है। रिएक्शन मतलब वैसे कोई इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं डालता, उसकी स्टेट पे कोई फर्क नहीं डालता, मैंने आपको बताया था, है ना। तो गाइस लास्ट देखो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस की एडिशन, जैसे हीलियम, है ना, नोबल गैस जो होते हैं अपने ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब, ठीक है ना। जब अब उसकी एडिशन देखो गाइस, इसको याद रखना है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो पहला केस है इसमें जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख के इनर्ट गैस को ऐड करते हैं। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रख के इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो गाइस तो अब अपने कोई भी इक्विलिब्रियम में इफेक्ट नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम अपना पहले से जैसा है वैसा ही रहेगा, अटेंड रहेगा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो गाइस जब हम इनर्ट गैस की एडिशन करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम में तो अपना कोई भी इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। गाइस देखो जब कांस्टेंट लेकिन प्रेशर पे करें, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस को ऐड करें तो बिल्कुल इसका उल्टा केस होगा। कि देखो इसमें हमने क्या कहा था, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो जहां मोल्स ज्यादा होंगे, मोल जहां कम होंगे उस साइड रिएक्शन मूव करेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो रिएक्शन कहां मूव करेगी? इन ए डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लार्ज। गाइस क्लियर है? ठीक है ना। तो हमने सब क्लियर कर लिया। देखो एडिशन ऑफ यार इनर्ट गैस में बस ये दो चीजें हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम में करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं, और कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो देखो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लार्ज है रिएक्शन उस तरफ जाएगी। जैसे देखो इसमें अगर हम मान लो, अब देखो ये रिएक्शन है अपने पास, अगर मान लो इसमें हम हीलियम को ऐड कर दे, मान लो हीलियम को हमने ऐड कर दिया, इनर्ट गैस को ऐड कर दिया, ठीक है ना, और भी कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर दिया, तो कहां गाइस रिएक्शन मूव करेगी? जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो नंबर ऑफ मोल्स कहां ज्यादा? इधर। तो रिएक्शन कहां मूव करेगी? फॉरवर्ड मूव करेगी, ठीक है गाइस। होप क्लियर है सब कुछ। और अगर मान लो मैं हीलियम को ऐड कर, देखो अगर, सॉरी गाइस बीच में लाइट चली गई थी, देखो अगर हमने हीलियम को ऐड कर दिया, मान लो अब हीलियम को हमने ऐड किया, लास्ट पॉइंट रह गया था, हीलियम को अगर हमने ऐड किया, जब हमने क्या किया, हीलियम को पहले हमने कांस्टेंट प्रेशर पे देख लिया, अब अगर मान लो हीलियम को ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, देखो इसमें अब हीलियम को ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो बताओ अब रिएक्शन कहां मूव करेगी? अब रिएक्शन कहीं भी मूव नहीं करेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम अपना डिस्टर्ब ही नहीं हुआ, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि अपना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। तो आई होप गाइस सब कुछ क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। पूरा हमने एक्सक्लूसिव वे में अपना केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर लिया। तो इसके बाद अब आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे और उसके बाद इक्विलिब्रियम के हम क्वेश्चन करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ठीक है ना, तो तब तक यार गुड बाय, हैव ए नाइस डे, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका थोड़ा एक बार रिवीजन करके जरूर आना, ठीक है ना। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।